हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारे कुछ टॉपिक हो चुके हैं और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी, यानी कि जो इकोनॉमिक्स होता है, इसकी थ्योरी के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आपने जितने भी अभी तक लगभग 3 सेमेस्टर एग्ज़ाम आपने दिए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जितने भी जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल जो थ्योरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सिद्धांत वाले, वो क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्लास कितनी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और इकोनॉमिक सब्जेक्ट को आप रटने से ज़्यादा समझने पर यदि आप ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आपको लंबे समय तक ये सब्जेक्ट याद रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्लास को रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको इसको समझते हुए याद करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी होती है वो होती क्या है, यानी इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि आर्थिक गतिविधियां कैसे और क्यों होती है। इसमें ये सिद्धांत मानव व्यवहार, संसाधनों के उपयोग और निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। यानी कि जैसे कि जो मनुष्य होता है, उसकी जो आवश्यकताएं होती है, यानी उसकी जो इच्छाएं होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी उसका कोई तोड़ नहीं होता है, या उसकी जो इच्छाएं होती है वो अ, मतलब बहुत होती है, असीमित इच्छाएं होती है। लेकिन जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। तो वो उन सीमित संसाधनों का उपयोग करके कैसे संतुष्ट हो सके, ताकि अपनी आवश्यकताएं होती है, आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ये होता है, ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि सही समय पर सही निर्णय कैसे लेना चाहिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है, संसाधनों का उपयोग किस तरह से करना चाहिए और मानव व्यवहार कैसा होना चाहिए। अर्थशास्त्र के सिद्धांत का अर्थ क्या है कि अर्थशास्त्र का सिद्धांत उन नियमों और उन सिद्धांतों का एक समूह होता है जो आर्थिक व्यवहार को समझाने में का प्रयास करता है। यानी कि ये एक ऐसे सिद्धांतों का समूह होता है या ऐसे नियम होते हैं जो क्या है कि जो मानव व्यवहार जो होता है ना, आर्थिक व्यवहार जो होता है उसको समझाने में हमें मदद करता है। ये बताता है कि व्यक्ति और समाज सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करें, यानी कि जो मनुष्य की जो इच्छाएं होती है वो असीमित होती है, लेकिन संसाधन तो सीमित होते हैं। तो उन सीमित संसाधनों का प्रयोग करके वो अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा कैसे करे, ये हमें कौन बताता है, ये बताता है हमें अर्थशास्त्र के सिद्धांत या नियम होते हैं, वो हमें ये बताते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी की। तो सबसे पहला आता है साइंटिफिक नेचर, यानी वैज्ञानिक प्रकृति। तो अर्थशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है क्योंकि इसमें सिद्धांतों का निर्माण और परीक्षण किया जाता है। यानी कि इसमें सिद्धांतों को केवल बनाया ही नहीं जाता, उनको टेस्ट भी किया जाता है, यानी उनका परीक्षण भी किया जाता है। तो सेम वैज्ञानिक की तरह होती है, यानी वैज्ञानिक प्रकृति, यानी कि विज्ञान में भी क्या होता है कि कुछ बनाया जाता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है, फिर उसको यूज में लिया जाता है। तो इसी तरह सिद्धांत बनाए जाते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है, फिर उनका यूज किया जाता है या उनको लागू किया जाता है। सामाजिक विज्ञान कैसे कि ये मानव व्यवहार और समाज से भी संबंधित होती है, इसलिए ये सोशल साइंस भी है। कौन? इकोनॉमिक्स थ्योरी। और इसके साथ यदि हम बात करें कि बेस्ड ऑन एक्सक्वेपेशन, यानी कि मान्यताओं पर आधारित होती है। तो ये मान्यताओं पर आधारित कैसे है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर भी आधारित होते हैं और सार्वभौमिक लेकिन सटीक नहीं। यानी कि ये सिद्धांत क्या है कि सभी पर लागू हो सकते हैं, लेकिन हमेशा सटीक नहीं होते। यानी कि लागू तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये सही हो या सटीक हो। तो ये भी होता है इसका एक नेचर। और नेचर का ही एक भाग होता है तर्क संगतता की मान्यता, यानी कि इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि तर्क संगतता की मान्यता के अनुसार क्या है कि व्यक्ति हमेशा ऐसा निर्णय लेता है जिसमें उसे अधिकतम लाभ या संतुष्टि मिले। जैसे कि यदि हम बात करें कि एक कोई व्यक्ति है जिसकी जो महीने का लगभग 15,000 रुपए कमाता है, लेकिन उसकी जो आवश्यकताएं है वो उसकी है 20,000 की, यानी कि उसको ऐसे मन में इच्छाएं हैं कि जो भी उसको वस्तु लेनी होगी, उसकी जो टोटल प्राइस होगी वो होगी 20,000। तो उसमें क्या है कि वो ऐसे निर्णय लेगा कि जो जिनमें से वो अपना जो खर्च भी निकाल ले और वो ऐसी वस्तुओं को खरीदे ताकि वो संतुष्ट हो सके, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट कर सके। तो वो होता है अधिक लाभ या संतुष्टि मिलनी चाहिए। जो उपभोक्ता के मामले में, यानी जो उपभोक्ता होती है उसके मामले में यदि हम बात करें किसकी तर्कसंगता की, तो इसमें क्या होता है कि जो उपभोक्ता अपनी आय
और कीमतों को ध्यान में रखकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी जो उपभोक्ता होता है, जो उसका किसी वस्तु या सेवा का उपभोग यानी कि उसका उपयोग करता है, उसको ग्रहण करता है, तो वो क्या करता है कि अपनी आय यानी कि अपनी जो इनकम होती है उसको, और जो कीमत यानी कि वो कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा हो या कोई भी वस्तु खरीद रहा है, तो उसकी कीमत दोनों को ध्यान में रखता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसकी मासिक इनकम तो है 15,000 और वो हर महीने 20-25 हजार रुपए खर्चा कर रहा है या 20-25 हजार रुपए की कोई वस्तु खरीद रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी आय और उस वस्तु की कीमत को ध्यान में रखकर अधिकतम संतुष्ट यानी कि खुद को संतुष्ट हो कि हाँ, मैंने ये चीज वस्तु या ये कोई प्रोडक्ट है वो खरीद लिया और ये मेरे काम में आ गया। तो वो संतुष्ट होना चाहिए। इसके साथ ही ये अपने बजट के अनुसार सबसे बेहतर वस्तु का चयन करता है, यानी कि अपने बजट में, यानी कि 15,000 यदि वो महीने का कमाता है, तो उससे अपना बजट, अपना पूरा जो महीने का जो खर्चा होता है वो निकाल कर उसके बाद जो बजट बचता है उसके अनुसार वो कोई वस्तु खरीदता है, ताकि वो बेहतर वस्तु का चयन करता है। उत्पादन के आधार के मामले में तर्कसंगतता क्या है कि जो उत्पादक होता है, यानी कि जैसे कि जो कोई गेहूं का उत्पादन कर रहा है या कोई कोई भी प्रोडक्ट उत्पादन कर रहा है, तो उसमें क्या है कि उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना यानी लाभ कमाना उसका उद्देश्य होता है। वो उसमें लागत यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, तो मान लो प्रोडक्ट नहीं मानते, हम मानते हैं कि गेहूं की खेती कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि किसान का लक्ष्य क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा कि उसमें जो लागत होती है, यानी खाद बीजों को कम देगा, उसमें जितने भी जो मजदूर होते हैं या जो भी उसमें खर्चा लगता है उसको कम करेगा, यानी कि लागत को कम करता है। और जो उत्पादन होता है, जो उससे जो गेहूं उत्पादन होता है उनको बेचकर अधिक पैसा कमाने की वो सोचता है या कोशिश करता है। उत्पादक का लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, वह लागत को कम करता है, उत्पादन को अधिक करने की कोशिश करता है, यानी कि अधिक पैसा कमाना वो चाहता है। अब हम बात करते हैं इसका महत्व क्या है, इसका तर्कसंगतता का। तो ये निर्णय लेने की एक सरल प्रक्रिया होती है और आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण में भी सहायक होती है। संसाधनों को कुशल उपयोग को यानी कि संसाधन जो होते हैं उनका अच्छे से उपयोग किस तरह से हो इसको बढ़ावा देती है। बाजार के व्यवहार को भी समझने में ये मदद करती है। और यदि हम बात करें किसी भी चीज, कोई भी वस्तु हो या कोई भी सिद्धांत हो जिसकी यदि उसके बेनिफिट है, तो उसके लिमिटेशन यानी कि उसकी यदि हानियां है, सॉरी लाभ है, तो उसकी हानियां भी होती है। तो इसकी भी कुछ सीमाएं होती है, क्या कि सभी व्यक्ति पूरी तरह से तर्क संगत नहीं होते हैं। भावनाएं और आदतें निर्णय को प्रभावित करती है। जानकारी की कमी के कारण सही निर्णय नहीं हो पाता। वास्तविक जीवन में अनिश्चितता होती है, यानी कि वास्तविक जीवन में अनिश्चितता होती है और पूरी जानकारी नहीं होने के कारण कोई व्यक्ति है जो सही निर्णय नहीं ले पाता है। दूसरा आता है संतुलन की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि संतुलन की अवधारणा क्या कहती है कि संतुलन वह स्थिति है जिसमें मांग और आपूर्ति या आर्थिक शक्तियां एक दूसरे के बराबर हो जाती है, ताकि कोई परिवर्तन नहीं होता और कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होता। यानी कि इसमें क्या है कि जैसे कोई प्रोडक्ट की मांग है और उसकी जो आपूर्ति है, यानी कि मान लो कि जो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी बाजार में मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी बाजार में जितनी मांग है उतनी वो प्रोडक्ट बन के वापस बाजार में आ रहा है, यानी उसकी आपूर्ति भी हो रही है, तो उसका क्या बैलेंस बना रहता है, यानी उसमें कोई भी कभी उसकी जो कीमत होती है वो भी ना बढ़ती है ना घटती है, क्योंकि जितना प्रोडक्ट कंपनी से या उद्योग से बनकर आ रहा है उतना प्रोडक्ट बाजारों में बिक भी रहा है, यानी कि उसको संतुलन है उसका। उदाहरण जैसे कि जब बाजार में किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति बराबर होती है तो कीमत स्थिर रहती है। यानी कि जैसे कि हम बात करें कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, मान लो कि कुछ भी मान लो ऐसा प्रोडक्ट जिसकी जो बाजार में मांग है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी जो बाजार में जितनी मांग है उतना ही प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट बनकर वापस बाजार में आ जाता है, तो उसकी क्या आपूर्ति भी पूरी हो रही है, यानी कि वो सही से वहां पर वापस सप्लाई भी हो रहा है, पूर्ति भी हो रही है और उसकी मांग भी बहुत ज्यादा है, यानी कि प्रोडक्ट बिक भी रहा है, वापस नया भी आ रहा है, तो उससे क्या बनेगा कि जो उसकी कीमत होती है वो स्थिर रहेगी, यानी कि उसमें कीमत में ना तो वो बढ़ेगी ना वो घटेगी। तो ऐसा ये होता है। और जैसे कि हम एक बेस्ट उदाहरण यदि हम बात करें कि जैसे गैस सिलेंडर थे, गैस सिलेंडर की पहले भी मांग थी, अब भी मांग है उसकी। तो पहले क्या होता था कि जितने सिलेंडर की मांग थी उतने ही सिलेंडर बाहर से यहाँ पे भारत में आते थे। तो उससे क्या होता था कि उसकी जो कीमत थी वो स्थिर थी। लेकिन क्या हुआ कि जो युद्ध चल रहा है बाहर, उसकी वजह से जो भारत में जो सिलेंडर होते हैं
उसकी कमी आई, यानी कि उसकी आपूर्ति नहीं हो पाई, जिसके कारण क्या हुआ, उसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई और उसकी माँग तो उतनी ही थी, लेकिन आपूर्ति नहीं होने के कारण उसकी जो कीमत थी उसमें बढ़ोतरी हुई है। जब उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या है कि जब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है, यानी कि जो उपभोक्ता का मतलब होता है, जो प्रोडक्ट या सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनसे यदि उनको संतुष्टि मिलती है, तो वो होता है उपभोक्ता संतुलन। उत्पादक संतुलन का क्या मतलब है कि जब उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करता है, यानी कि जो प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि जो किसान गेहूँ को खेती कर रहा है, तो यदि उसको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो वो क्या है कि वो संतुष्ट रहेगा, वो ना उसको ज़्यादा उगाएगा, ना कम उगाएगा, तो वो क्या है कि संतुलन बना रहता है। महत्व क्या रहता है कि बाज़ार स्थिर रहता है, यानी बाज़ार की स्थिरता को बनाए रखने में भी ये सहायक होता है। इसके साथ ही मूल्य निर्धारण में को भी समझने में मदद करता है, संसाधनों को के कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है और आर्थिक निर्णय में भी सहायक होता है, यानी आर्थिक निर्णय जो होते हैं, उनको लेने में भी ये सहायक होता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक नियम मानव व्यवहार का सामान्यीकरण है। तो ये क्यों है, क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी हम बात करते हैं। तो आर्थिक नियम मानव व्यवहार के आधार पर बनाए गए सामान्य नियम होते हैं, जो कि क्या है कि क्यों इनको सामान्यीकरण क्यों कहा जाता है या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि ये नियम सामान्य परिस्थितियों में लागू होते हैं और ये अन्य स्थितियां समान रहने पर भी आधारित होते हैं। यानी कि इनको सामान्यीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सामान्य परिस्थितियों में लागू होते हैं। ये हमेशा 100% सही नहीं होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से सही होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही सही हो, लेकिन सामान्य स्थितियों में ये सही होते हैं। आर्थिक नियमों के उदाहरण, इसमें से सबसे पहला आता है लॉ ऑफ ड डिमांड, यानी माँग का नियम। इसमें क्या होता है कि अन्य स्थितियों समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी जो माँग होती है वो घट जाती है, कीमत घटने पर माँग बढ़ती है। यानी कि हम बात करें कि जैसे कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ने के कारण क्या है कि उसकी जो माँग होती है वो कम हो जाती है और यदि उसकी कीमत कम हो जाए, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी यदि कीमत को कम कर दें तो उसकी जो माँग होती है वो बढ़ जाती है। तो ये हमें कहता है लॉ ऑफ डिमांड का जो नियम होता है, माँग का नियम, वो हमें ये कहता है। ये नियम हम नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट वाली क्लास में डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। यदि सेब की कीमत कम है तो उसको लोग ज़्यादा खरीदेंगे, यानी कि मान लो कि जो सेब है उसकी कीमत है फिलहाल है ₹200 किलो। तो क्या है कि उसकी महँगा महँगा है तो उसको लोग कम खरीदेंगे। यदि वही सेब के जो फल है या ये वही सेब यदि ₹20 किलो में या ₹50 किलो में मिलने लगे तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, यानी उसकी जो माँग है वो बढ़ जाएगी। और दूसरा नियम आता है इसका घटते सीमांत उपयोगिता का नियम, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को लगातार उपभोग करता है, तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो संतुष्टि होती है, वो कम हो जाती है। जैसे कि यदि हम बात करें कि जो पहला सेव अधिक संतुष्टि देता है, लेकिन दूसरा या तीसरा तो कम संतुष्टि देता है। यानी कि यदि आप मान लो कि कोई भी आप कुछ खा रहे हैं, जैसे कि सेव आप खा रहे हैं, यदि आपको भूख है, आपने एक सेव खाया, आपको अच्छा लगा, दूसरा खाया, तीसरा खाया, आपको अच्छा लगा, लेकिन जब आपकी भूख मिट गई, फिर भी आप सेव खाते जा रहे हो, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी जो संतुष्टि होती है, वो कम होने लगे कि आपको वो सेम जो आप खा रहे हैं, ऐसा है कि आप ज़बरदस्ती खा रहे हो, आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे। तो ये होता है दूसरा नियम। तीसरा आता है आपूर्ति का नियम। इसमें क्या होता है कि अन्य स्थितियाँ समान रहने पर कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर आपूर्ति घटती है। कैसे? कि जो यदि गेहूँ की कीमत बढ़ती है, तो किसान अधिक उत्पादन करेंगे। जैसे कि यदि अभी वर्तमान में गेहूँ लगभग 3500 से 4000 क्विंटल बिक रहे हैं, यदि वही गेहूँ 5-6 हज़ार क्विंटल तक बिकेंगे, तो उससे क्या होगा कि किसान अधिक उत्पादन करेगा, यानी कि किसान नई-नई वैरायटियाँ उगाएगा, नए-नए खेतों में बुआई करेगा, उसकी जो जो क्षेत्र होते हैं या जो खेत होते हैं, बड़े खेतों में वो बुआई करेगा, खेती करेगा, यानी उत्पादन को बढ़ाएगा, ताकि वो अधिक लाभ कमा सके। यही अगर उल्टा हो जाए कि जो अभी 3500 से 4000 क्विंटल पर बिक रहे हैं गेहूँ, वही अगर 1500 से 2000 क्विंटल बिकने लगे, तो किसान क्या करेगा, गेहूँ की खेती कम करने लग जाएगा। वो दूसरी ऐसी फसल उगाएगा जिससे उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये होता है इसका तीसरा नियम। तो ये 3 नियम है जो हम आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी। तो ये टॉपिक अच्छा था और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा भी जा सकता है
और आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है डिस्क्रिप्शन में। वो आपको ऐसा नहीं है कि अभी मिल जाएगी, वो पेपर जैसे ही पेपर यूनिवर्सिटी में पेपर स्टार्ट होंगे, तो उसके कुछ दिनों पहले यानी 10 से 15 दिन पहले वो ग्रुप में ऐड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल में, तो तभी आपको वो वहाँ पे मिल पाएगी। अभी से आप जॉइन कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे हम नई क्लास के साथ, नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान साथियों।